नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चाइना में चल रही कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के बारे में। तो आज यानी कि 16 अक्टूबर 2022 को चाइना ने अपने लोकतंत्र का दिखावा शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये केवल एक दिखावा है जिसमें चाइना दुनिया को बताता है कि हम भी एक लोकतंत्र है, बहुत सारे डेलीगेट आकर हमारी सरकार चुनते हैं। तो ये डेलीगेट्स कौन है, कहां से आते हैं और किस तरह से ये कांग्रेस काम करती है, इसी पूरी प्रणाली को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्यों ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, चाइना का भविष्य इससे किस तरह से इंपैक्ट होगा, ये सब पॉइंट्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आयोजित करी जाने वाली ये बैठक, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, 5 साल में एक बार होती है और इसीलिए पिछले 100 साल का जो इतिहास है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसकी ये 20th कांग्रेस मानी जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर्स के अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पार्टी की आंतरिक बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। उसका कारण यह है कि ये पार्टी चाइना में सरकार चलाती है और केवल एक ही पार्टी है चाइना में जो सरकार चलाती है, एंड दैट इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारत की बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लगभग 9.6 करोड़ सदस्य हैं। अब ये पार्टी पूरे देश को चला रही है पिछले 70 सालों से और कोई सामने ऑपोजिशन नहीं है। अगर दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की हम बात करें, दुनिया में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं जैसे कि भारत, यूएस, तो ये संख्या में सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, तो इन्हीं की पार्टियां अक्सर आपको सबसे बड़ी पार्टीज के रूप में नजर आएंगी। अब क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश को चलाती है और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है, आबादी के अनुसार, इकोनॉमी के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो ऐसे में चाइना की ग्लोबल पॉलिसीज काफी हद तक इस मीटिंग के अनुसार तय होती हैं। एटलीस्ट डायरेक्शन तो तय हो ही जाता है, दिशा तय हो जाती है कि किस तरह से चाइना आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल पॉलिसी अपनी चलाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इवेंट है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे देता हूं। इस बैठक में 2296 डेलीगेट्स हिस्सा लेते हैं जो चाइना के कोने कोने से आते हैं। अगर आप इनकी एवरेज एज देखें तो ये 52 साल की इनकी एवरेज उम्र है। लगभग 33% वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। 11.5% एथनिक माइनॉरिटी। जी हाँ, चाइना में बहुत सारे एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप हैं, केवल शिनजियांग में रहने वाले उइगुर एकमात्र नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चाइना में माइनॉरिटीज रहती हैं। और 27% के आसपास महिलाएं हैं। पिछली बार 24% थी, इस बार 27% के आसपास है। अब यह आंकड़ा भी चाइना की पार्टी डिसाइड करती है। वो पार्टी एक साल पहले ही बता देती है कि सभी स्टेट यूनिट्स को इतने प्रतिशत डेलीगेट्स महिलाएं या माइनॉरिटीज को सिलेक्ट करना है। अब आप पूछेंगे कि ये 2300 लोगों का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, ऑन पेपर इनका चुनाव होता है, यस दे आर इलेक्टेड, लेकिन चाइना फिर भी डेमोक्रेसी नहीं कहलाता क्योंकि ये सभी डेलीगेट्स केवल एक ही पार्टी के हैं। मान लीजिए आप चाइना के किसी प्रोविंस में रहते हैं, किसी प्रांत में रहते हैं और आप एक आम चाइनीज नागरिक हैं। क्या आप ये डेलीगेट बन सकते हैं? हाँ, लेकिन डेलीगेट बनने से पहले जरूरी है कि आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करें, उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करें और उनकी आइडियोलॉजी में पूरा विश्वास रखकर पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपने बहुत साल बिता दिए हैं। उसके बाद आपको ये मौका मिलेगा कि आप ये डेलीगेट बन पाएंगे। तो डेलीगेट बना जा सकता है, लेकिन चुनाव इसका कहीं ना कहीं फिक्स होता है। पार्टी के जो हायर बॉसेस हैं, स्टेट यूनिट, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स जो हैं, वो पहले से तय करके बैठते हैं कि इस बार इसे डेलीगेट बनाएंगे। सो इट इज नॉट एन ओपन इलेक्शन। आम जनता इसमें वोट नहीं डालती है। पार्टी की जो कार्यकारिणी या पार्टी के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग हैं वो तय करते हैं कि कौन डेलीगेट बनेगा। इन डेलीगेट्स को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया एक साल पहले शुरू हो जाती है। 2021 से ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें स्टेट्स के लेवल पर डेलीगेट्स का चुनाव हो चुका है और इन्हें अब भेजा गया है बीजिंग में, जहां पर सेंट्रल पार्टी की मीटिंग होगी। ये 2300 डेलीगेट्स जब बीजिंग पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़े भव्य हॉल में बिठाया जाता है, जहां पर बड़े बड़े पर्दे लगे हैं, एक शानदार मीटिंग रूम है जिसमें लाल कारपेट है, लाल टेबल है, सब कुछ लाल है और फोटो में बड़ा अच्छा लगता है। ये अपने ब्लैक सूट में इस लाल हॉल के अंदर बैठे हैं। इट लुक्स वेरी गुड, वेरी प्रिटी फॉर क्लिकिंग अ फोटो। लेकिन सच्चाई ये है कि इन 2300 डेलीगेट्स के पास में कोई शक्तियां नहीं है, इसीलिए ये लोकतंत्र का केवल दिखावा है। एक्चुअली में ये 2300 लोग वहां बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर ये सिलेक्ट करते हैं एक सेंट्रल कमेटी को। और सेंट्रल कमेटी के भी जो ज्यादातर सदस्य हैं वो पहले से पता होता है पार्टी के अंदर कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसको सेंट्रल कमेटी में डाल दो। इस सेंट्रल कमेटी में अप्रोक्सीमेटली 350 सदस्य होते हैं, 10-20 संख्या ऊपर होती रहती है हर 5 साल में। तो इन 350 में से भी सभी के पास वोटिंग पावर्स नहीं है। वोटिंग पावर केवल 200 डेलीगेट्स के पास होता है। लास्ट टाइम इट वाज 204। इस सेंट्रल कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है पोलित ब्यूरो। पोलित ब्यूरो में होते हैं 25 सदस्य। तो आप देख रहे हैं कि 2300 से 350 एंड देन वी आर डाउन टू 25। कम्युनिज्म में ज्यादातर देशों में आप देखेंगे कि पोलित ब्यूरो सबसे ताकतवर बॉडी होती है जो देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। सोवियत यूनियन भी जब शुरू हुआ था एज अ कम्युनिस्ट कंट्री तो उसमें भी पोलित ब्यूरो ऑल पावरफुल होता था। लेकिन कम्युनिज्म में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि आदर्श बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही खराब हुआ है।
कोई भी कम्युनिस्ट देश आप देख लीजिए, ज्यादातर में तानाशाही आ गई। कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जो सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेगा, जैसे कि सोवियत यूनियन में स्टालिन ने किया, चाइना में माओ ने किया। माओ के बाद में जरूर ये होता जा रहा है कि लीडरशिप चेंज हो रही है। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस पोलित ब्यूरो। अब 25 सदस्यों का पोलित ब्यूरो है, ये काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं। दिस इज समथिंग लाइक अ कैबिनेट इन इंडिया। जैसे भारत में कैबिनेट होती है, प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा एडवाइजर्स होते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं, कुछ ऐसा ही रोल यहां पर पोलित ब्यूरो प्ले करता है। अब पोलित ब्यूरो की कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है, इसको लेकर एनालिस्ट अलग अलग बात कहते हैं। कभी इन पोलित ब्यूरो सदस्यों की बात शी जिनपिंग सुन लेते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं। ज्यादातर पावर्स जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के पास रहती है, और इसी पोलित ब्यूरो के जनरल सेक्रेटरी होते हैं ये शी जिनपिंग। अब इस पोलित ब्यूरो में भी 25 में से 7 सदस्य होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एंड दे आर कॉल्ड पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी मेंबर्स। तो 2300 से 350 पर आए, 350 से 25, और 25 से फिर हम आ जाते हैं 7। और ये 7 सदस्य आप यहां पर अभी देख सकते हैं जो करंट पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पोलित ब्यूरो को भी बार बार कंसल्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो स्टैंडिंग कमेटी ही डिसाइड कर लेगी। इन 7 सदस्यों में से ही एक होते हैं शी जिनपिंग। सो ही इज टेक्निकली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पोलित ब्यूरो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पोलित ब्यूरो। और उसके अलावा ली कीकियांग, जो यहां पर आपने नाम सुना होगा इनका भी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, ये भी इस पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होते हैं। तो इन सभी सदस्यों के चुनाव हर 5 साल में होने तय है। एवरी 5 years दिस कांग्रेस सिलेक्ट्स दीज न्यू 7 पीपल, यानी सभी का चुनाव होता है 2300, 350, 25, इस तरह से ये छटनी होती रहती है। तो कई दिन तक कांग्रेस चलेगी। लेकिन जो भी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है उसके पास कुछ अन्य पदों पर भी अधिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल सेक्रेटरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हो गए, पोलित ब्यूरो में काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। उसके अलावा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी इसी व्यक्ति को बनाया जाता है। तो ये पद भी शी जिनपिंग के पास में है। और याद रखिए, चाइना में जो सरकार है वो आर्मी को कंट्रोल नहीं करती, कम्युनिस्ट पार्टी आर्मी को कंट्रोल करती है। तो चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष पीएलए को और पुलिस को, दोनों को कंट्रोल करता है। तो इन इफेक्ट शी जिनपिंग पार्टी और आर्मी दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरा, इनको दिया जाता है राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति ही दुनिया में जाकर चाइना की पैरवी करेगा। ही विल रिप्रेजेंट चाइना इन द वर्ल्ड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो एक ही लीडर को अभी दी गई हैं। हो सकता है कि भविष्य में ये पोजीशंस अलग अलग लोगों को दी जाएं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। जब चाइना की शुरुआत हुई थी तब ये सारी पोजीशंस एक आदमी के पास नहीं थी। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि किसी और को बनाया गया था मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन, लेकिन फिर उससे प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अल्टीमेटली ये फिर से एक ही व्यक्ति के पास कर दिया गया। तो अभी आप देखें, शी जिनपिंग 3 पदों पर है। जनरल सेक्रेटरी, दैट इज द चीफ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, देन हेड ऑफ स्टेट एज प्रेसिडेंट, और तीसरा चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जिससे कि आर्मी की कंट्रोल पूरी तरह से उनके पास है। कम्युनिस्ट पार्टी की इस कांग्रेस में पार्टी अपने नियम कायदे कानून भी बदलती है, उन्हें इंप्लीमेंट करती है। अब पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण रूल यह था कि कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल से ज्यादा जनरल सेक्रेटरी के पद पर नहीं रहेगा। इन इफेक्ट चाइना का लीडर 10 साल तक लीडर रह सकता है, यानी कि 5-5 साल के 2 कार्यकाल आप पूरे कर सकते हैं, तीसरे के लिए आप खड़े नहीं होंगे। लेकिन 5 साल पहले शी जिनपिंग ने इस नियम को बदलवा दिया था। जो पिछली कांग्रेस हुई थी 2018 में, उसमें यह रूल बदला गया, और बदलने के बाद अब शी जिनपिंग तीसरा कार्यकाल अपना शुरू करेंगे। यह तय माना जा रहा है, आने वाले 5-6 दिन के अंदर इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी की पॉलिसी को भी ऑफिशियली बदला और इसको नाम दिया सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स विद अ न्यू ईरा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाइना में समाजवाद भी होगा, सोशलिज्म भी होगा, थोड़ा सा कम्युनिज्म भी होगा, साम्यवाद भी होगा। और उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको इस फोटो में ही दिखा सकता हूं कि नीचे गुची का शोरूम है, जो कि एक वेस्टर्न ब्रांड है, महंगे कपड़े बेचता है, फैशन एसेसरीज बेचता है, और ऊपर यहां पे कम्युनिज्म का सिंबल, एक हथौड़ा और एक हसिया, ये दोनों आप यहां देख सकते हैं। सो द सिंबल्स ऑफ कम्युनिज्म आर राइट अबाउ द कैपिटलिस्टिक सिंबल्स। तो यही आप समझ सकते हैं कि विदेशी ब्रांड चाइना में आएंगे, लेकिन चाइना की सरकार या पार्टी तय करेगी कि कौन सा ब्रांड किस तरह से कितना ऑपरेट कर सकता है। द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्टर्न ब्रांड्स एंड वेस्टर्न कंपनीज इन चाइना विल बी डिसाइडेड बाय द पार्टी। तो यहां पर कैपिटलिज्म होगा, लेकिन केवल उतना जितना पार्टी अलाउ करेगी, हद से ज्यादा कैपिटलिज्म नहीं होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है गूगल। तो कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं आ रहा था कि गूगल की पॉलिसीज के कारण देश के लोगों पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, तो उन्होंने गूगल को वहां से हटा दिया, कहा कि आप यहां पर ऑपरेट नहीं कर सकते। अब ये पॉलिसी कितनी सफल हुई है? तो देखिए, पिछले 30 सालों में चाइना ने जबरदस्त आर्थिक तरक्की करी है, कई छोटे छोटे शहरों का डेवलपमेंट हुआ है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल सिटीज, जो पहले छोटे शहर थे, मैं बेजिंग, शंघाई जैसे शहरों की बात नहीं कर रहा। तो वहां के जो Tier 2 सिटीज हैं, जैसे कि चांगशा, चेंगडू, इन शहरों में एक्चुअली में काफी डेवलपमेंट हुआ है, और इस आर्थिक तरक्की का फायदा चाइना के लोगों को भी मिला है। लेकिन इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े किए जाते हैं कि ये कितना
सफल है, क्या कम्युनिज्म से चाइना ज्यादा तो नहीं भटक गया, ये वहां के लोगों के प्रॉब्लम्स है, हमारे प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आप ये याद रखिए कि चाइना का ज्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू होता है डेंग जियाओपिंग के समय में। तो डेंग जियाओपिंग माओ जेडोंग की डेथ के बाद 1970 के दशक में चाइना के लीडर बने थे और 1980s तक इन्होंने चाइना को लीड किया था। तो 70 के दशक में चाइना ने ये उदारवाद की पॉलिसी अपनाई, थोड़ा सा वेस्टर्न ब्रांड्स को यहां पर आकर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करने की परमिशन दी और 1980s तक डेंग जियाओपिंग की ये पॉलिसी काफी सफल रही थी। तो इस आदमी को चाइना के अंदर आर्थिक रिफॉर्म्स का जनक माना जाता है। दिस इज डेंग जियाओपिंग। और ये पॉलिसी भी इन्होंने ही लाई थी कि 10 साल से ज्यादा कोई भी देश का लीडर नहीं रहेगा। आफ्टर एवरी 10 years वी नीड अ चेंज, वरना एक व्यक्ति तानाशाह बन सकता है। ये डेंग जियाओपिंग का डर था। फिर इन्होंने कुछ और पॉलिसी निकाली, 5 स्फीयर इंटीग्रेटेड प्लान। इसके अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। इकोलॉजिकल पहले नहीं था, ये लास्ट टाइम इन्होंने ऐड किया था। फिर ये 4 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रिक्ट पार्टी रूल। तो चाहे कितना भी उदारवाद दिखा दो, लेकिन पार्टी का रूल रहेगा। इतना उदारवादी नहीं बनना है कि पार्टी का रूल खत्म और 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चुनाव हो, ये चाइना में नहीं हो सकता। अब जहां तक बात आती है कि दूसरे लोग जो पोलित ब्यूरो में हैं, इंपॉर्टेंट पदों पर हैं, क्या वो भी अपना कार्यकाल रिन्यू करेंगे? जी नहीं, केवल शी जिनपिंग अपना कार्यकाल रिन्यू कर रहे हैं। बाकी लगभग सभी टॉप पोजीशन के लोग जो 7 पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, वो सब रिटायर होंगे और उनकी जगह नए लोग आएंगे, ये तय माना जा रहा है। ली कीqiang ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं। केवल विदेश मंत्री वांग यी अपना कार्यकाल रिन्यू कर रहे हैं। और वैसे एक बात बता दूं कि पार्टी में ये भी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी में, कि 67 की उम्र के बाद आपको रिटायर होना है। शी जिनपिंग ऑलरेडी 69 के हो चुके हैं, तो टेक्निकली ही शुड रिटायर, लेकिन इन्होंने रूल्स ही बदल दिए पार्टी के। फिर जीरो कोविड पॉलिसी, जिसको लेकर शी जिनपिंग की अपनी ही पार्टी में भी आलोचना हो रही है, ये पॉलिसी जारी रहेगी। आज सुबह जब शी जिनपिंग ने जब अपनी स्पीच दी तो उन्होंने फिर से ये बात कही कि मुझे जीरो कोविड पॉलिसी चाहिए, यानी कि देश में एक भी कोविड का केस नहीं होगा, कहीं 5 केस भी आ गए तो हम लॉकडाउन लगा देंगे। इस तरह की पॉलिसी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर इस कांग्रेस का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, ये वाली कांग्रेस एक ऐसा मौका है जब चाइना की लीडरशिप अपने देश के लोगों से बात करती है। बेसिकली स्पीच दी जाती है, कई तरह के भाषण होते हैं। इन भाषणों से हमें यह पता चलता है कि चाइना का फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगा। यूएस के साथ उनकी राइवलरी बढ़ रही है, तो यूएस के बारे में क्या बोलते हैं, रशिया के बारे में क्या बोलते हैं और ताइवान के बारे में क्या बोलते हैं। तो आज इन्होंने ये कहा, शी जिनपिंग ने, कि 2049 जो कि कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना का 100th ईयर होगा, उस साल तक हमें ताइवान को चाइना के साथ री इंटीग्रेट करना है। तो ये बात आज उन्होंने कही। तो इसका मतलब है कि ताइवान को लेकर काफी एग्रेसिव पॉलिसी शी जिनपिंग अपनाने वाले हैं और आने वाले 10 साल में ताइवान के साथ कोई ना कोई बड़ा मिलिट्री एंगेजमेंट हो सकता है। तो ये रीयूनिफिकेशन की जो बात है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखी जा रही है। नेक्स्ट इज द BRI एंड द बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स। तो ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भी कांग्रेस का क्या रुख रहता है, ये हमारे लिए देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट आएगा। जो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे चाइना मल्टीपल देशों के इकोनॉमीज को कंट्रोल करता है। और अगर ये पॉलिसी और आगे पुश करी जाती है, इसको और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, तो इसका मतलब है कि चाइना अपना ग्लोबल दबदबा बढ़ाएगा। आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि जब लास्ट टाइम ये कांग्रेस हुई थी, इससे पिछले से पिछली कांग्रेस, उस समय शी जिनपिंग ने पहली बार इसकी बात करी थी। 2012 वाली जो इनकी कांग्रेस थी, उस समय पहली बार शी जिनपिंग ने कहा था कि हम इस तरह का कुछ प्लान बनाएंगे और 2013 में इसे इन्होंने लागू कर दिया था। फाइनली चाइना के सामने किस तरह के आर्थिक चैलेंजेस हैं, तो देखिए, चाइना ने बहुत अच्छी तरक्की करी है पिछले 30 साल में, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो गई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण कोविड भी है, राइजिंग प्राइसेस हैं, प्रॉपर्टी क्राइसिस आपने देखा ही है, किस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी क्राइसिस चाइना में चल रहे हैं, बैंकिंग के कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, और पूरी दुनिया में रिसेशन का डर है, तो उससे चाइना में भी रिसेशन आ सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जारी रखना बहुत जरूरी है और शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अर्ली 2000s और मिड 2000s में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई थी जियांग जेमिन और हु जिनताओ के समय, लेकिन शी जिनपिंग के कार्यकाल में ये ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। इसको ऊपर बढ़ाना सबसे बड़ा इनका चैलेंज होगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अवेल करेंगे, आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइकॉनिक और प्लस 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, जो आपको अन्य सिंपल प्लस प्लान्स में नहीं मिलेगी। प्लस में आपको बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और इन सभी प्राइसेस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। कोई भी आपको डाउट है तो आप अनअकैडमी के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारा यूपीएससी महोत्सव आ रहा है 15 और 16 अक्टूबर को, यानी कि आज इसका लास्ट डे है। इसमें चैलेंजेस हैं बहुत सारे, हम टेस्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह चला रहे हैं जिसमें हिस्सा लेकर आप बहुत सारे प्राइज वाउचर्स जीत सकते हैं।
और प्रीलिम्स 2023 के लिए हम एक अलग सा सब्सक्रिप्शन प्लान यानी कि 9 मंथ का प्लान लॉन्च कर रहे हैं। इसको आप अवेल कर सकते हैं। 24 अक्टूबर तक इस पर एक अर्ली बर्ड ऑफर है। यहाँ पर सी सैट की तैयारी करने के लिए भी हमने एक स्पेशल ऑफर आपके लिए जारी किया है। जो सी सैट की तैयारी करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो अवेल दिस स्पेशल बैच। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। इन बैच कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंपीट में हिस्सा लीजिए। अनअकैडमी कंपीट 1-on-1 आप हिस्सा लेकर पता कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रहा है 13 नवंबर को। इसमें हिस्सा लेकर आप बहुत सारे गिफ्ट्स और स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।